हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय सुलय सर, वेयर यू कैन फील द मैजिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो यूनिट्स के बारे में सीखने के बाद आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। कौन कौन सी मेथड्स होती है और पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है वो ये कहता है कि हमारे पास कोई भी छोटे लेवल से बड़े लेवल का अगर हमें मेजरमेंट करना है, यानी छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो हमारे पास कुछ यूनिट्स होने चाहिए और अलग अलग तरह के हम यूनिट्स यूज करेंगे। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल एंड लार्ज डिस्टेंसेस। सो ऐसे यूनिट से हटके बहुत सारे यूनिट्स है जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला जो है वो हम छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का मेजरमेंट करेंगे, उसकी बात करने वाले हैं। तो पहला जो है वो है फर्मी, उसे फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। सो एक फर्मी, एक फेम्टोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसके बाद है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर जो है वो आप नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। एक नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। एक माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो एक माइक्रोमीटर के बाद एक मिलीमीटर क्या होता है? एक मिलीमीटर होगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3 मीटर, राइट। चलो उससे आगे एक सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर और एक किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻+3 मीटर। और ये जो तीन यूनिट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस में। बट ये यूनिट है, अभी उसकी वैल्यू हम याद रख लेते हैं, उसको हम डिराइव करेंगे और सीखेंगे डिटेल में। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो क्या होता है? तो 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एक डिस्टेंस है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वैसे 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर is known as is known as 1 लाइट ईयर। और 1 पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। सो ये जो तीन यूनिट है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये सारे यूनिट्स थे जिसका हमें अभी यूज करना है। ऐसा यूनिट जो है वो हमेशा मीटर में ही रहता है, बट कभी किलोमीटर यूज कर लिया, कभी सेंटीमीटर यूज कर लिया, उसका कन्वर्जन जो है वो ऐसा यूनिट में हमें आना चाहिए। इसीलिए ये सारे रिलेशन अभी हम पढ़े, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स के जो है मेजरमेंट के मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो तीन तरह की होती है। पहली जो है मोनोमोलेक्युलर लेयर मेथड, दूसरी मेथड है वो डायरेक्ट मेथड, और तीसरी मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मोनोमोलेक्युलर लेयर मेथड में क्या होता है? In this method, measurement of 10⁻⁻10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁻⁻8 मीटर का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। सो इन दिस मेथड माइक्रोस्कोप का यूज होता है। इन दिस मेथड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। नाउ हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो कई तरह के होते हैं। इसमें जो पहला माइक्रोस्कोप है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और ये आपके लिए नया है। मे बी आपने ये तो देखा होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, बराबर। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो डिवाइस है उसका हम यूज कैसे करते हैं? टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ मॉलिक्यूल,
और हम ये कह सकते हैं कि 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर तक का मेजरमेंट लेना हो तो हम मीटर स्केल को तो यूज नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है एकदम से छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है वो आप पढ़े हैं डिस्पर्जन में। अगर कोई प्रिज्म है और उस प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां पे एक स्पेक्ट्रम मिलेगा विव ग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विव ग्योर आप पढ़े हुए हो। सो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये देखो एक विजिबल स्पेक्ट्रम है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम पे वर्क करता है। यहाँ पे देख लो आप विव ग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो स्पेक्ट्रम है एक पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो विजिबल लाइट यूज करता है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर डायमेंशन लेस देन 10⁻⁻10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रॉम से कम होने वाले जो डायमेंशन है वो हम नहीं मेजर कर सकते ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। सो हर एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है और या फिर कोई भी वो माइक्रोस्कोप है उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो कितने छोटे से छोटे लेवल तक का मेजर कर सकते हैं। तो हर एक माइक्रोस्कोप या फिर हर एक ऑप्टिकल डिवाइस के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है? हमें डिफाइन करना पड़ता है उसका रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर को समझने से पहले एक बात समझो कि हमारे पास कोई भी डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस, वो माइक्रोस्कोप है या फिर वो टेलीस्कोप है, हम उसका यूज करते हैं दूर होने वाले या नजदीक होने वाले या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसे हम यूज करते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है उसको समझते हैं। कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट images of two closely placed object is known as resolving power। अगर हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं तो टेलीस्कोप का यूज हम करते हैं, मतलब मान लो कि कोई स्टार है, उसके बाजू में एक दूसरा स्टार है, बट वो दोनों जो स्टार्स है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से नजदीक है। तो अगर वो टेलीस्कोप जो है उसका रिजॉल्विंग पावर इतना नहीं है कि वो दोनों स्टार्स को अलग करके दिखा सके, तो वो अनरिजॉल्व इमेजेस प्रोड्यूस करेगा, यानी हमें दो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तो फुल्ली रिजॉल्व बॉडी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सेपरेटली बताए हुए हैं। तो ऐसे इमेजेस प्रोड्यूस होती है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो जो भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजॉल्विंग पावर प्रॉपर है। सो रिजॉल्विंग पावर को आप ऐसे ही समझो कि वो एक कैपेसिटी बताता है। हमारे पास जो भी ऑप्टिकल डिवाइस है, टेलीस्कोप ले लो या फिर माइक्रोस्कोप ले लो, जो भी हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है वो नजदीक रहने वाले दो ऑब्जेक्ट को कैसे सेपरेट करके बताता है, उसे बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। समझ में आ रही बात? तो रिजॉल्विंग पावर हर एक ऑप्टिकल डिवाइस के लिए हमें बताना पड़ता है, उसका एक रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन जो है वो ये बताता है कि भाई ये कैपेसिटी तक हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्केल है, तो स्केल यानी मीटर स्केल से कोई एटम की साइज को तो मेजर नहीं कर सकते ना। सो हर एक की एक लिमिटेशन होती है, हर एक डिवाइस की जो है एक लिमिटेशन होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो 10⁻⁻10 मीटर तक के मेजरमेंट ले सकता है, उससे कम जो है मेजरमेंट नहीं ले सकता है। सो रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम तक हमारी बात चल जाती है, यानी हम उस डायमेंशन तक के मेजरमेंट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ले सकते हैं, राइट। चलो, तो उसके बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें विजिबल लाइट तो नहीं यूज करते,
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमने यूज किया था विजिबल लाइट को, वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। तो ये रहा, देखो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम है और इसी इलेक्ट्रॉन बीम से यहाँ पे मेटल को पिघलाया गया है। सो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है, उस इलेक्ट्रॉन बीम का यहाँ पे यूज क्या किया है, तो उसकी मदद से एक मेटल को पिघलाया गया है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम और उसका जो रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन है 0.6 एंगस्ट्रॉम तक, बराबर। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी कोई लिमिट होती है। सो उसमें जो है हम 0.6 एंगस्ट्रॉम तक के मेजरमेंट ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू रिजॉल्व एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स। नजदीक होने वाले मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्वेशन करना है या फिर कोई एटॉमिक साइज मेजर करनी है, एटॉम की रेडियस मेजर करनी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज होता है। सो ऑप्टिकल डिवाइस जो हम सीखे हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो अभी के लिए हम सीखे, बराबर है। सो मेथड ऑफ मेजरमेंट जो है उसमें मोनोमोलिकुलर लेवल में ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड क्या होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक मीटर स्केल है और ये मीटर स्केल जो है उसका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोई टेबल है, उस टेबल की लेंथ मेजर करनी हो तो एक मीटर स्केल से हम इजीली कर सकते हैं, बराबर है। तो मीटर स्केल जो है उसका भी एक रिजोल्यूशन होता है। बट मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा स्फीयर है, आपने एयर गन देखी हुई है, उसमें जैसे छोटे छोटे स्फीयर्स आते हैं, वो नहीं देखी है तो आप समझ लो कि आपने एक बॉल बेरिंग देखी है, उस बॉल बेरिंग में छोटे छोटे स्फीयर्स आते हैं। अगर उस स्फीयर का मेजरमेंट लेना है, अगर मुझे वो स्फीयर का मेजरमेंट लेना है, वो छोटे स्फीयर का मेजरमेंट लेना है, तो हम स्केल तो यूज नहीं कर सकते। या फिर आपने कॉनकेव मिरर देखा है, कॉनकेव लेंस देखा है, कॉन्वेक्स लेंस देखा है, उसके लिए हम डिफाइन करते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करनी है तो वो भी स्केल से मेजरमेंट नहीं ले सकते। वैसे ही अगर मुझे एक सिलेंडर दिया गया, हमारे पास एक समझ लो एक सिलिंड्रिकल पाइप है और सिलिंड्रिकल पाइप में एक इनर पार्ट होता है जहां पे एक होलो सिलेंडर कंसीडर करो, एक इनर पार्ट होगा और उस इनर पार्ट की हमें रेडियस मेजर करनी है, आउटर पार्ट की रेडियस मेजर करनी है, तो वो स्केल से हम नहीं कर सकते। सो उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस है हमारे पास। यहाँ पे देखो, पहला डिवाइस है वर्नियर कैलिपर, दूसरा डिवाइस है स्पेरोमीटर और तीसरा डिवाइस है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, बराबर है। सो ये तीनों के तीनों डिवाइस है, उसका अलग अलग यूज है। ये सभी डिवाइसेस आपके लिए नए हैं और जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे, ये सारे डिवाइसेस को आपको यूज करना आ जाएगा, बराबर। ये प्रैक्टिकल्स में इसका हम जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मेजरमेंट की टेक्निक कौन सी है, प्रोसीजर क्या होती है। बट अभी के लिए मैं आपको अलग अलग जो 3 डिवाइसेस है उसका यूज क्या होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हैं वो मैं बताऊं। सो डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास मीटर स्केल तो होती है, बट मीटर स्केल के लिए कुछ ना कुछ जो है एक लिमिट होती है, मेजरमेंट की लिमिट होती है। तो यहाँ पे देखो ये वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर जो एक स्केल जैसा ही दिखता है। तो वर्नियर कैलिपर में दो तरह के स्केल होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको वो मेन स्केल होता है और ये छोटा वाला स्केल जो है वो वर्नियर स्केल होता है। अभी हम मेजरमेंट कैसे लेंगे उसकी बात नहीं करने। अगर हमारे पास एक स्फीयर है, ऐसे डायमेंशन का एक स्फीयर है, तो उस स्फीयर की हमें रेडियस मेजर करनी है। तो स्फीयर को हम इस तरह से यहाँ पे रख देंगे, वर्नियर कैलिपर्स में ऐसे यहाँ पे रख देंगे और मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ से। तो उससे ये स्फीयर का डायमीटर मिल जाएगा और डायमीटर मिलते ही हम रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक सिलेंडर है तो इसे बोलते हैं जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो सिलेंडर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे और उससे सिलेंडर की इनर रेडियस मिल सकती है और यहाँ पे रखने से आउटर रेडियस भी मिल सकती है, बराबर। सो वर्नियर कैलिपर जो है वो एक बड़ा स्फीयर हो, उसका डायमेंशन यानी उसकी रेडियस या फिर हम डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं।
एक सिलेंडर है हमारे पास, उसका इनर और आउटर डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक स्पेरोमीटर, तो स्पेरोमीटर जो होता है उसकी मदद से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक मिरर है, बट वो मिरर फ्लैट नहीं है, कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसके लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डिवाइस से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है, आपके पास एक वायर है, समझ लो आपने इलेक्ट्रिक वायर देखा हुआ है, उससे भी छोटा एक मेटालिक वायर है। अगर उसी मेटालिक वायर का मुझे डायमीटर फाइंड करना है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे उस वायर को रख के हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लिखा है कि इसकी कैपेसिटी है 0 to 25 मिलीमीटर, यानी 25 मिलीमीटर तक के मेजरमेंट वो ले सकता है, बराबर। 25 मिलीमीटर तक के मेजरमेंट वो यहाँ पे ले सकेगा। सो उसको यूज करने के तरीके अलग अलग है। जब भी आप प्रैक्टिकल सीखोगे वहां पे आपको मेथड सिखाई जाएगी। बट हमारे पास एक, मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है छोटा, जैसे बॉल बेरिंग का एक स्फीयर है, उस स्फीयर को हम रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखने से स्क्रू गॉज पे यहाँ पे रीडिंग लेंगे और उसका डायमीटर मेजर कर सकेंगे। इन शॉर्ट, बाय यूजिंग all these three devices, we can take measurement in the range of 10 raised to the power minus 5 meter to 10 raised to the power minus 4 meter। मतलब ये रेंज में हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आपको ये डिवाइसेस कहाँ पे यूज होंगे वो प्रैक्टिकल्स के बाद ज्यादा समझ में आएगा। बट एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें ये सारे डिवाइसेस हम यूज करते हैं। जैसे मोनोमोलेक्युलर लेवल के लिए हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा, वैसे ही डायरेक्ट मेथड के लिए मीटर स्केल यूज करेंगे, मीटर कैलिपर, स्पेरोमीटर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज, ये सारे डिवाइसेस जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? तो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स में। आपने रडार का नाम सुना है? रडार में हम क्या देखते हैं भाई? अगर कोई भी एनिमी का प्लेन या फिर एनिमी की सबमरीन जो है हमारे आसपास दिख गई, तो वो रडार में एक इंडिकेटर बताएगा कि वहां पे कुछ है। तो यहाँ पे देखो, रडार मेथड को समझते हैं। हमारे पास एक एंटेना है, तो ये जो एंटेना है वो क्या करता है, ये जो एंटेना है वो वेव पल्सेस जनरेट करता है, और जैसे ही यहाँ पे वेव पल्सेस जनरेट होगी वो टारगेट से टकराएगी, और टारगेट से टकराने के बाद जो वेव पल्सेस है, ये देखो ये वेव पल्सेस है, वो बिल्कुल ही वापस एंटेना की ओर आती है, और जैसे ही एंटेना की ओर आएगी वो क्या करेगा, वापस से उसको सेंस कर लेगा। सो यहाँ से मतलब मान लो कि जो हमारा एंटेना था, वो एंटेना की सिस्टम से ये टारगेट का डिस्टेंस एस है। तो यहाँ पे समझो कि जो वेव पल्स जनरेट होती है वो टारगेट तक पहुंचेगी, तो उसको एस डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होके वापस से ये एंटेना की ओर आएगी, तभी हम क्या देखते हैं कि जो डिस्टेंस कवर होगा वो हो जाएगा 2s। मतलब यहाँ से जाने का डिस्टेंस s और वापस आने का डिस्टेंस भी s, तो टोटल डिस्टेंस जो वेव पल्स ने कवर किया वो डिस्टेंस कितना होगा, 2s जितना होगा। और ये इंस्टेंट के लिए जो टाइम इंटरवल है, सपोज मान लो कि वो टाइम इंटरवल t है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टी होगा, राइट। सो टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ टारगेट, a wave pulse is sent towards the target and its reflected pulse is received. If t is the time elapsed between the instant the wave pulse is sent and received back, then the distance of the target from the radar is given by 2s। जैसा मैंने समझा कि भाई यहाँ से एक पल्स निकलती है, तो वो पल्स यहाँ से जाती है, s डिस्टेंस कवर करेगी, जैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2s। अगर ये वेव पल्स की स्पीड ये वाले मीडियम में v है, और उसके लिए जो टाइम जो है वो t हमने सपोज किया है, तो ये क्या होगा, 2s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 2s और स्पीड है v,
तो 2s इज इक्वल्स टू v इंटू टी मिलेगा। तो हमें ये जो हमारा रडार सिस्टम है, यहाँ पे हमारा एंटेना है, उससे हमारा जो टारगेट है वो कितनी दूरी पे है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू वी टी बाई टू, s इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वी टी बाई टू। तो समझ रहे हो बात को। सो s का जो ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकेंगे, जो रडार सिस्टम है, ये रडार सिस्टम है उससे टारगेट कितनी दूरी पे है वो हम फाइंड कर सकेंगे, राइट। सो रडार और इको मेथड का और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, कि हमारे पास एक गन है और एक वॉच है, स्टॉप वॉच भी कह सकते हैं। उस गन को हम फायर करते हैं एक हिल की ओर, और जैसे हम फायर करते हैं तो हमें वहां पे साउंड जो है वो साउंड वेव, और कह सकते हैं कि जो साउंड पल्सेस है वो प्रोड्यूस होके हिल की ओर जाएंगे। और जैसे ही हम इको हम सुनते हैं वो टाइम हम मेजर कर लेते हैं। तो वहां पे भी आपको जो है वो हिल का डिस्टेंस जो है, गन से जहां से हम गन फायर कर रहे हैं वहां से हिल का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो रडार और इको मेथड जो है वो इस तरह से डिस्टेंस मेजर करने में यूज होती है। तो आप सभी को उम्मीद है कि भाई ये मेथड समझ में आ रही है, राइट। सो ये था वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे पैरालेक्स मेथड। अगर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है या फिर मून के डायमेंशंस मेजर करने हैं, ऐसे सारे केसेस जो है वो पैरालेक्स मेथड से किए जाते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।